गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8th के पॉलिटिकल सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड की जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि क्यों जरूरी होती है डेमोक्रेसी किसी देश में। और फिर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था नेपाल का कि वहाँ पर राजतंत्र था, मोनार्क सिस्टम था और उसको हटाने के लिए फिर बाद में लोगों ने आंदोलन किया, मूवमेंट किया और फिर वहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो हमने ये पिछले पार्ट में पढ़ा था। आगे वाला पार्ट अब हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम पहले जो हमने पार्ट पढ़ा था नेपाल का उसका थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद वाली अगले एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं हमारे डेमोक्रेसी को का सिस्टम हमारे देश में क्यों लाया गया है, हमारे संविधान में क्यों लाया गया था, वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव rules will change the game altogether. Nepal, by moving from a monarch to democratic government, needs to change all its constitutive rules in order user in a new society. Means मतलब जिस तरह से एक फुटबॉल का गेम है हमने पढ़ा था फर्स्ट एग्जाम्पल में कि किस तरह से उनमें कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, उनको लिखित रूप में उनको बताया जाता है कि ये रूल्स हमें फॉलो करने ही है। तो वो एक कानून होता है जिसका नियम सभी को मानना होता है। तो इसी तरह जब वहाँ पर नेपाल में जब राजतंत्र था तो उसमें राजा का शासन था, तो उनका एकाधिकार था, उसमें जनता का हित कम नहीं था। तो इसीलिए वहाँ पर भी डेमोक्रेसी लाई गई। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हमें पहले ही पढ़ा था कि इसमें जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा ही इसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो ही फिर जनता पर शासन करते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की गई और जितने भी संवैधानिक रूल्स होते हैं वो ये गवर्नमेंट मिलकर तय करती है। दिस इज व्हाई द पीपल नेपाल आर इन द प्रोसेस राइटिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। और यही एक कारण था कि नेपाल के लोगों ने वहाँ का नया संविधान लिखा। द कैपिटल अलोंगसाइड एल्ब्रेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। और ये बात हमें किस चीज को शो करती है कि जो नेपाल में जो डेमोक्रेसी की स्थापना हुई है, क्या स्ट्रगल, कितना संघर्ष चला, तो लोकतंत्र की स्थापना कितनी जरूरी है ये हम नेपाल के संघर्ष से अच्छे से समझ सकते हैं। द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। तो फर्स्ट वाला हमने देख लिया था, सेकंड वाला पढ़ेंगे। द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस, द सेकंड important purpose of a constitution is to define the nature of a country, to define the nature of a country's political system, तो सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट थी, इसका उद्देश्य क्या है संविधान के निर्माण का कि किसी कंट्री का जो वहाँ का राजनीतिक सिस्टम जो है, राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका अच्छे से संचालन किया जा सके या उसका अच्छे से उसकी प्रकृति को निर्धारित किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द country was to be ruled by the king and his council of ministers। मतलब जैसे कि नेपाल की जो पहले की जो प्रकृति थी वहाँ की शासन की वो किसकी थी, राजतंत्र वाली थी। वहाँ पर राजा का शासन था या फिर वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री होते थे, राजा के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती थी, तो वो वहाँ का संचालन करते थे शासन का। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी। तो फिर इस बात में इन कंट्रीज के अंदर क्या किया गया,
लोकतंत्र को अपनाया गया और फिर गवर्नमेंट में लोकतंत्र और नैतिकता को का समावेश किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द सोसाइटी। मतलब हमारा संविधान जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए? एक गाइडलाइन बनता है हमारी सोसाइटीज के लिए कि इन सोसाइटीज में जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उसमें इनके नियमों का समावेश किया जाता है। तो देखिए the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies, तो वही बात है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की व्यवस्था किस लिए की जाती है, इसका एक रीजन ये भी है कि संविधान जो होता है वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो सोसाइटी होती है, जो समाज होती है, उसके लिए गाइडलाइन बनता है या फिर उनकी जो डिसीजन मेकिंग में उनकी परामर्शदात्री एक तरह से वो बनता है। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर सो दैट कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। मतलब हम जो हमारे डेमोक्रेसी के अंदर हमारे लीडर्स जो होते हैं वो हम खुद चूज करते हैं, मतलब उनका चुनाव हम खुद करते हैं। तो उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है कि आगे वो किस तरह से हमारे लिए कार्य करता है। तो उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल भी हम खुद होते हैं। However, there is always the possibility that the leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguards against this. तो कभी कभी क्या होता है, हमेशा ऐसी संभावनाएं बनी रहती है कि हमारे द्वारा चुने गए जो लीडर है वो अपनी जो पावर्स होती है, अपनी जो शक्तियां होती है, उनका मिसयूज कर सकते हैं, उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसी बात को रोकने के लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो संविधान के अंदर इसके लिए भी कानून बनाया गया है ताकि जो अपने मनमाने ढंग से हमारे उम्मीदवार अपना कार्य ना कर पाए। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। और इसी दुरुपयोग से लोगों के साथ जो भारी अन्याय हो सकता है उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में, तो उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर किसी एक के पास में अगर हम कोई पावर सौंपते हैं या फिर उसको कोई अथॉरिटी देते हैं तो उसका वो किस तरह से मिसयूज कर सकता है। तो इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। सुरेश एक लड़के का नाम है जो कि एक क्लास मॉनिटर है। हमें क्लासरूम का सीन इसमें पढ़ रहे हैं, तो वो एक क्लास मॉनिटर है। ही इज बुली, वो बहुत दबंग टाइप का लड़का है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फाउंड ऑफ हिम, और उसके जो क्लास के जो फेलोज है, दूसरे जो बच्चे हैं उसको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। मिसेज राव द क्लास टीचर। मिसेज राव कौन है? उनकी क्लास टीचर है। हैज टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, तो वो क्लास से बाहर जाती है, उनको कुछ जरूरी कार्य आ जाता है। इस वजह से शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास, वो सुरेश को क्लास को संभालने के लिए बोल के जाती है। क्यों? क्योंकि सुरेश क्लास का मॉनिटर होता है। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, एक लड़का होता है अनिल, तो सुरेश उसको तंग करना स्टार्ट कर देता है। तो अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। तो
व्हेन तो वो क्या कहता है अनिल को कि आज मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। किससे अपनी जो टीचर है मिसेज राव उनसे। बट व्हाट हैव आई हैव डन, अनिल कहता है लेकिन मैंने किया क्या है जो तुम मेरी शिकायत करोगे। तभी मिसेज राव जो होती है वो वापस आ जाती है। मैम व्हाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। अब वो जो लड़का था सुरेश, वो अपनी जो पावर थी, अपनी अथॉरिटी का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा था, तो वो हम इसमें पढ़ रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि उसने अपनी मैम से झूठ बोला। क्या बोला कि ये जो लड़का है अनिल मैम, ये क्लास में शोर मचा रहा था, पूरी क्लास को ये डिस्टर्ब कर रहा था, और जब मैं इसको मना कर रहा था तो ये मेरी बात नहीं मान रहा था। तो किस तरह से उसने झूठ बोलकर अपनी पावर का दुरुपयोग किया। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड आई विल राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। तो उसकी मैम बिना कंसल्ट किए क्या करती है, उसकी बिना पास होने उसको पनिश कर देती है और उसको बोलती है कि तुम आज घर नहीं जाओगे, स्कूल में रुकोगे और 100 टाइम्स आप क्या लिखोगे कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, मतलब मैं जो हमारा क्लास मॉनिटर है उसकी रेस्पेक्ट करूंगा या उसका अनादर कभी नहीं करूंगा। ये 100 टाइम उसको लिखने की पनिशमेंट इसकी मैम देती है। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, पर फिर भी अनिल बोलता है कि मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो मैम उसकी सुनती नहीं है। क्यों नहीं सुनती है? क्योंकि उनको किसने बोला था? क्लास मॉनिटर ने। तो एक इस तरह से हमारे द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किस तरह से अपनी पावर्स का दुरुपयोग कर सकते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो वो चीज हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसमें पढ़ी है कि जैसे उसको मॉनिटर बनाया जाता है तो किस तरह से वो अपनी पावर का मिसयूज करता है और अनिल नाम के लड़के को वो पनिश करवा देता है। तो इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। और इसीलिए जो हमारा लोकतांत्रिक समाज है उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर पाए। इसीलिए हमारे कानून ने इसकी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड more later in this chapter, many of these laws are contained in the section on फंडामेंटल राइट्स। मतलब हमारे जो अधिकार होते हैं मेनली उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या अधिकार हमें प्राप्त है हमारे संविधान के अंतर्गत। वो हम आगे जब संविधान का डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि क्या क्या व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, तब हम एक एक पॉइंट में उसको इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में भी की गई है या किस तरह के अधिकार हमारे सम्मान में या हमारी सुरक्षा के लिए हमें प्रदान किए गए हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर? हमने 7th क्लास की बुक में एक दलित राइटर की स्टोरी पढ़ी थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन द स्कूल फ्रॉम क्लास 7 को। वो कौन थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनकी समानता के ऊपर एक कहानी हमने पढ़ी थी कि किस तरह से उनके साथ स्कूल में गलत बिहेव किया जाता है। वो एक दलित वर्ग से संबंधित होने के कारण, अनटचेबल होने के कारण उनको क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता है, सब बच्चों से उनको दूर रखा जाता है, स्कूल का झाड़ू लगवाया जाता है और इस तरह से उनके साथ इनइक्वालिटी हमने उस स्टोरी में देखी थी। तो इन द चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज दलित। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि उनको दलित होने की वजह से एक असमानता का सामना करना पड़ा था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द राइट ऑफ इक्वालिटी टू ऑल पर्सन say that no citizen can be discriminated against on the grounds of religion, race, caste, gender and place of birth। तो उसी स्टोरी के थ्रू फिर हमारे देश में किसकी व्यवस्था की गई है? समानता की। और समानता का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में दिया गया है, उसमें हमें क्या बताया गया है? लिखिए आप, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन Constitution guarantees the right to equality, right to
equality to all persons and says that all persons and says that all persons and says that no citizen can be not citizen can be discriminated against on grounds of against on grounds of religion, race, caste, gender and caste, gender and place of birth, the right to equality is the right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. Indian Constitution. तो हमारे संविधान के अंदर जो समानता का कॉन्सेप्ट लाया गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth. मतलब हमारा संविधान किस बात की गारंटी लेता है? तो कि जो अधिकार है हर इंसान का, हर नागरिक का, किसका समानता का जो अधिकार है उसके बारे में हमारे संविधान में ये बताया गया है कि कोई भी सिटीजन हो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किस आधार पर? उसके धर्म के आधार पर, उसके नस्ल या मूल वंश के आधार पर, उसकी जाति, उसके लिंग और उसके प्लेस ऑफ बर्थ, उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें समानता का अधिकार प्राप्त किया गया है। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये हमारा एक मूलभूत अधिकार है गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमारे संविधान द्वारा हमें प्रदान किया गया है और उसमें हमें समानता का अधिकार दिया गया है। हमें समान अधिकार प्राप्त है कि किसी तरह का भेदभाव हमारे साथ नहीं किया जा सकता। Another important function that constitution play in a democracy to ensure that dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। मतलब इसके अलावा हमारे संविधान में एक व्यवस्था और की गई है कि जो पावरफुल पीपल्स होते हैं उनका ग्रुप जो होता है, तो जो कम पावरफुल लोग हैं उनके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। द स्टोरी बोर्ड, इसके लिए हमें एक स्टोरी और बताई गई है या एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें इस चीज को समझाया गया है कि कोई भी जो बहुसंख्यक जो लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक लोगों पर अपना अधिकार या नहीं जता सकते या अपना दबदबा या वर्चस्व नहीं बना सकते हैं। तो द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। जो खेल का पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर ए चेंज। तो सब बच्चों ने कहा कि आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं, आज थोड़ा बदलाव करते हैं। नो वी विल प्ले क्रिकेट। तभी कोई कहता है कि नहीं, हम क्या खेलेंगे, हम
क्रिकेट ही खेलेंगे। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद द शो ऑफ हैंड। तो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, टीचर के पास देते हैं और वो ही डिसाइड करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। तो है वी ऑब्वियसली देयर वाज मोर बॉयज इन द क्लास। तो इसके लिए देखिए, वी ऑलवेज डू व्हाट बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। तो इसके लिए लड़के कहते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा है इसलिए हमारी बात रखी जाएगी, हम वही गेम प्ले करेंगे। मैम शुड थिंक अनदर वे, मेक डिसीजन सो ओवर विशेज और ऑल्सो हियर। तो मैम के पास चलते हैं, वो हमारी बात जरूर सुनेगी क्योंकि वो इन लड़कियों से थोड़ा अलग सोचती है। तो ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। तो उनकी मैम क्या कहती है कि हाँ इस क्लास में बॉयज ज्यादा है, तो इसीलिए सबसे पहले वो जो कहेंगे वही गेम प्ले किया जाएगा। और इस तरह से किस आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, उनका ग्रुप बड़ा होने की वजह से उनको प्रायोरिटी मिलती है और गर्ल्स को नहीं मिलती है। तो इस बात के निषेध के लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू। ऐसी कुछ अस्वस्थ परिस्थितियां हमारे जो समाज है, हमारा लोकतांत्रिक समाज है, उनमें हमें देखने को मिलती है। हम ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हैं। वेयर ए मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूअसली एनफोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। मतलब जो मेजॉरिटी वाली जो कास्ट होती है, कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होते हैं, वो अल्पसंख्यकों की सहमति ना लेते हुए या फिर उनकी कोई बात ना सुनते हुए अपने जो डिसीजंस होते हैं वो अपने समुदाय में लागू करते हैं या उनको डिसीजन लेने का पावर ज्यादा होता है। जबकि हमने इस एग्जांपल्स के थ्रू समझा है कि किस तरह से बॉयज की संख्या क्लास में ज्यादा थी तो उनकी बात सुनी गई और गर्ल्स की संख्या कम थी तो उनकी बात नहीं सुनी गई। तो किसी एक दल का ज्यादा वर्चस्व होता है और किसी एक दल का कम वर्चस्व होता है, तो इसको कम करने की व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है कि जो दोनों जो कम्युनिटीज होती है, बहुसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक हो, दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। उसमें वो जो होते हैं बहुसंख्यक, वो अपना जो डिसीजन है वो अल्पसंख्यकों के ऊपर नहीं थोप सकते हैं या फिर उनको बाध्य नहीं कर सकते अपना डिसीजन मानने के लिए। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस ट्रेनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो हमने जो ये स्टोरी उसके थ्रू समझा है कि किस तरह से जो मेजॉरिटी है उसको ज्यादा शो किया गया है स्टोरी के अंदर कि किस तरह से उनका ग्रुप बड़ा होने की वजह से उनकी बात को ज्यादा माना गया था या फिर उनका डिसीजन पहले रखा गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम एनीथिंग दैट routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent its tyranny or the domination by the majority of minority। मतलब और इसी कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए जो संविधान ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है कि जो बहुसंख्यक वर्ग जो है वो उन पर अपना दबदबा नहीं बना सके या फिर अपने जो सहमति है या अपने जो विचार है वो उनके ऊपर नहीं थोप सके। इसके लिए हमारे संविधान में कुछ विशेष व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई है। दिस कैन रेफर, ये चीज आप थोड़ा नोट कर लीजिए कि किस तरह से जो अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर बहुसंख्यक लोगों का दबाव बना रहता है या ऐसी कम्युनिटीज जो अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं तो वो एक तरह से एक दूसरे पे अपना अधिकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो दिस कैन रेफर टू वन, दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी dominating another inter-community domination
डोमिनेशन, और मेंबर्स ऑफ वन, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी dominating others within the same community intra community domination. तो देखिए इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि किस तरह से एक जो समुदाय होता है जिसमें उनकी संख्या ज्यादा होती है या उस समुदाय का ज्यादा वर्चस्व होता है, तो वो किस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगता है। तो इस तरह के जो अधिकार को या इस वर्चस्व को अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। तो इस बात को खत्म करने के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। इसके बारे में हम जब हमारा संविधान का जो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होगा तब उसमें इसके जो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे। फिर बाद में एक रीजन और बताया गया है, थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन। तीसरा रीजन हमारे इसमें क्या, फर्स्ट रीजन हमने समानता से संबंधित पढ़ा था, सेकंड रीजन हमने अल्पसंख्यकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है वो पढ़ा था, और थर्ड रीजन हमारा एक देख लीजिए आप, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन, द थर्ड significant reason why we need a constitution, why we need a constitution is to save us from, is to save us from ourselves. तो एक महत्वपूर्ण बिंदु में संविधान में क्या दिया गया है, किसको बचाने के लिए, स्वयं को स्वयं से बचाने के लिए की व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। This may sound strange, but what is meant by this that what we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution has us guard against this। तो मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हम स्वयं को स्वयं से बचाने के लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो ऐसा थोड़ा सुनने में स्ट्रेंज लगता है कि खुद को खुद से क्या खतरा हो सकता है जिसके लिए हमें खुद को खुद से बचाना पड़ता है। तो हमारे अंदर कभी कुछ ऐसी जिज्ञासाएं बढ़ जाती है जिनकी वजह से हम अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं, तो उन चीजों से बचाने की व्यवस्था भी हमारे कानून में की गई है। तो इसका हम थोड़ा जो डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं तक पढ़ते हैं। यहाँ से तक रिलेटेड अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो या ऐसी कोई परेशानी आ रही हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से समझाऊंगी। थैंक यू।